ग्रीनलैंड पर समझौते का फ्रेमवर्क तैयार। ट्रंप की मार्क रूटे से बैठक के बाद यह दावा। ट्रंप ने कहा अमेरिका और नेटो के लिए फायदेमंद डील है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में विलय या कब्जा नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा विलय या कब्जा नहीं होगा, यह फायदेमंद डील है। तो पहले एक बड़ा प्रेशर माउंट करना, यह वैसे ही है जैसा किसी को यह कहो कि तुमको आज 100 कोड़े की सजा मिलेगी, अब उसको बाद में कहा जाए कि एक काम करते हैं तुमको 10 ही कोड़े मारे जाएंगे, तो वो शुक्र करेगा कि 90 से बच गए। अब वो इस बात की गिनती नहीं कर, अगर शुरू में ही कह दिया जाता कि तुमको 10 कोड़े मारे जाएंगे तो कहता क्या जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर, आप 10 कोड़े मार देंगे। लेकिन पहले 100 की बात करो और उसके बाद कहो कि नहीं सिर्फ 10 मारे जाएंगे और कहा जाएगा कि देखो 90 से हमने तुमको बचा दिया। ये एक नया पैंतरा, ये एक नई साइकी दिखाई दे रही है। और ये खुले तौर पर इस बात का ऐलान है कि आज भी दुनिया में तमाम 21वीं सदी के दावों के बावजूद, पढ़ी लिखी दुनिया होने के दावों के बावजूद, इंटरनेशनल लॉज के इन प्लेस होने के दावों के बावजूद, असल में एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या यहां पर भी यही बात लागू हो रही है? शिवकांत सर, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस तो अपने आप ही लागू हो गई, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस को रोकने वाला एकमात्र जो देश था वो अमेरिका था। ठीक है, अपनी मनमानी करता था, लेकिन जिसे वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, नियमबद्ध विश्व व्यवस्था, वो इसीलिए लागू थी, अमेरिका के अलावा बाकी देशों पे लागू थी, कि अमेरिका का डंडा चलता था और अमेरिका रुकता था इस तरह की हरकतों से। लेकिन अब अमेरिका ही बढ़ चढ़ के ये करेगा। आप बार बार ट्रंप की दबंगई की बात कर रहे हैं, लेकिन दबंगई के अलावा ट्रंप का एक दूसरा रूप भी है जिसको वहां टैको कहा जाता है। ये उनका उपनाम। टैको का मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। जब उनके सामने प्रबल प्रतिद्वंदी आ जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। चीन के संदर्भ में आपने देखा, उन्होंने चीन को कहा कि आप जितने टैरिफ लगाएंगे हम उससे दुगने लगाएंगे। ये होड़ यहां तक गई कि चीन के ऊपर 200% से ऊपर टैरिफ की नौबत आ गई। चीन ने कहा ठीक है, हम जो दुर्लभ खनिज हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी सप्लाई बंद करते हैं। 1-2 दिन के भीतर घुटनों पे आ गए और पीछे हट गए। ठीक इसी तरह से इनको ये उम्मीद नहीं थी कि नेटो के जो देश हैं वो इतनी एकजुटता दिखाएंगे और एक सुर में इनकी निंदा होगी। तो युक्तेश्वर सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी कही हुई बात को मैं एसिमिलेट कर रहा था। शिवकांत सर, माफ कीजिएगा, आपकी कही हुई बातों को मैं सोच रहा था। अमेरिका ने कब ऐसा किया है सर? कब उसने किसी लेजिटिमेट चीज के लिए उसको रोकने की जिम्मे, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन असल में इसका बहाना लेकर इराक को खत्म करता है, उसके तेल पर निगाह रखती है। वेनेजुएला में इसी तरह के बहाने बनाकर उसके तेल भंडारों पर निगाह। ईरान में इसी तरीके से, असल में वहां पर उसके निहित स्वार्थ कुछ और है, दिखाने की कुछ और कोशिश करता है। यह बात और है कि ट्रंप उस चीज को ब्रेजन तरीके से लागू कर रहे हैं जिसको कुछ मुलम में चढ़ाकर इसके पहले के राष्ट्रपति लागू करते रहे हैं। लेकिन अमेरिका कब ऐसा रहा है जब लेजिटिमेट तरीके से चीजों की रक्षा करने के लिए उसने वो सुपरमैन वाली कॉमिकल भूमिका निभाई हो सर? देखिए, 2-3 उदाहरण है उसके। कुवैत को बचाया। कुवैत को सद्दाम हुसैन ने, इराक ने हड़प लिया था। अगर अमेरिका नहीं होता तो कुवैत को आजादी नहीं मिलती। इसी तरह से आप पूर्व यूगोस्लाविया, जिसके 7-8 देश बने हैं, बोस्निया है, सर्बिया है, तो एक तरह से बोस्निया को खत्म किया जा रहा था, तो उसकी आजादी के लिए भी नेटो भी साथ में आया और अमेरिका लड़ा और उनको बचाया। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया वाला युद्ध हुआ तो दक्षिण कोरिया के बचाव के लिए अमेरिका गया था। तो ऐसी बात नहीं है, किया है। तो पहले कोरियन पेनिनसुला को बांट दो, नॉर्थ और साउथ बना दो, उसके बाद जब झगड़े होने लगे तो वहां सीटी लेके पहुंच जाओ। देखो जी, मैं तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं बनाया था वो। देखिए, चीन और सोवियत संघ, नॉर्थ और साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं सर मैं। खैर, मैं आपने ये कुछ एक उदाहरण दिए। क्या ये अमेरिका की असल में ये माना जाए कि अमेरिका इस दुनिया में तो सुलह और शांति का पैरोकार रहा है? ट्रंप ने आकर इसको, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी मनमानी करने के अलावा जो सो कॉल्ड विश्व व्यवस्था थी उसको चलाने में अमेरिका की जो धाक थी, उसकी वजह से वो व्यवस्था चलती थी, उसका इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला इस पे आ गए हैं कि अपने ही दोस्त, भाई डेनमार्क में 1951 की संधि के तहत, 1951 में एक संधि हुई थी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तब शीत युद्ध शुरू हो गया था। और इनको डेनमार्क, ग्रीनलैंड की जरूरत इसलिए थी कि जो सोवियत संघ से आने वाली मिसाइलें हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये जमीन जरूरी थी। तो इनको 50 अड्डे बनाने के लिए
जो है वो इजाजत दी गई और इन्होंने 50 अड्डे बनाए। तब से इनको पूरी आजादी है, ये चाहे जितने सैनिक अड्डे ग्रीनलैंड पे बना सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात कर सकते हैं। हुआ ये जिसको थेल्स कहते हैं, जिसको पिटूफिक कहते हैं, वो तो अभी भी तैनाती है वहां पर। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए सर, तो ग्रीनलैंड में जिसको थेल्स कहते हैं, अब उसका नाम पिटूफिक हो गया, वो तो ऑलरेडी है ना सर। मतलब ये तो पहले से ज्यादा उस इलाके में अपना दबदबा और अपना कब्जा हासिल करने की कोशिश है, अगर पूरे तौर पर नहीं तो हिस्सों में, और एक दिन उसको पूरा ले लेने की। लेकिन सर, इससे एक बड़ी बात मैं आप लोगों से इसका एक्सटेंशन जानना चाहता हूं, क्या ये नव उपनिवेशवाद का स्वरूप है? क्या ये नियो कॉलोनियलिज्म है? क्या ये नए तरीके से, वो जो हम कहते थे कि पहले वो यूके हो या फ्रांस हो, ये अपनी कॉलोनियां बनाया करते थे, तमाम जगहों पर रिसोर्सेज की लूट के लिए उन जगहों को उपनिवेश बना दिया जाता था। हमने भी वो बात झेली है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से। क्या ये उसी का एक नया रूप है? दुनिया को ये समझना पड़ेगा। और क्या ये अब आने वाले दिनों में इसका और विस्तार, अगर ये संप्रभुता, ये इसके कोई मायने नहीं है, ये मजाक बनने वाला है, अगर ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे शब्द जो है, अगर आप माइट हैं तो आपके लिए राइट हैं, अगर ऐसा होने वाला है, तो क्या ये जिसको हम नव उपनिवेशवाद कह रहे हैं, क्या ये आने वाले दिनों में और विद्रूप और खतरनाक रूप में दिखाई देगा? संजय सर, संजय मिस्टन सर। और बिल्कुल दिनेश, मेरे को तो वही आसार लगता है। देखिए, हालात जिस प्रकार हो रहे हैं, ये नियो कॉलोनिज्म के तरफ तो हम जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। देखिए, अभी हमारे पड़ोसी देश को देखिए, चीन को, आज वो भी जो विस्तारवाद है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वेस्टर्न भूटान में वहाँ पर इतनी इंट्रूजन कर रहा है, इतनी सड़कें बना रहा है, और उसका लॉन्ग टर्म इरादा है कि शायद भूटान को वो ले ही ले। नेपाल में आप देख लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, श्रीलंका में आप देखिए। तो कहने का मतलब है, आज ये जो पावरफुल देश है, अरे सर, बांग्लादेश में भी तो ये सेंट मार्टिन से ही शुरू हुआ ना मामला। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, ये एक नीति बनती जा रही है। जो भी पावरफुल लीडर्स है वर्ल्ड के, खासकर चाइना को आप देख ले या अमेरिका को, अब ये विस्तारवाद में यही आ गया है कि बस आप डोमिनेट करो, कॉलोनीज बनाओ, जाके अपना कब्जा करो और बहाने कुछ भी लगा दो, सिक्योरिटी थ्रेट। ये जो कहा जाता है विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये केवल किताबों में और कहानियों में है। बाकी जो असल में लागू होता है वो होता है मेरी मर्जी। क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए आगे की खबरें। ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए नेटो चीफ, ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए नेटो चीफ। हर हाल में अमेरिका के साथ नेटो महासचिव मार्क रूटे का दावा, अमेरिका की मदद के लिए तैयार यूरोपीय देश, ट्रंप के नेतृत्व में पहले से ज्यादा मजबूत नेटो। तो क्या नेटो ने भी और यूरोप ने भी असल में ग्रीनलैंड को डिच किया है? क्या डेनमार्क को डबल क्रॉस किया गया है? यह भी एक सवाल है जो सामने आ रहा है कि पहले तो आपके सुर बड़े ऐसे दिखाई दे रहे थे कि आप अमेरिका को उसकी कॉलर पकड़ के ही रोक लेंगे डेनमार्क के संदर्भ में, ग्रीनलैंड के संदर्भ में। अब ऐसे जो आपके सुर नर्म होते जा रहे हैं, क्या ये असल में एक रणनीति थी, एक पोस्चरिंग थी कि शुरू में हम भी अड़ जाएंगे, लड़ जाने वाली मुद्रा में दिखाई देंगे? लेकिन चिंता मत कीजिए, आखिरकार हम आपको सपोर्ट करके करेंगे ही, क्योंकि आपसे अलग होकर हम कहां जाएंगे? वो वाली बात है। क्या यूरोप ने, क्या नेटो ने डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को डिच किया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूर्णिमा नाथ जी, देखिए, मैं आप एक चीज कहना चाहती हूँ, आपको एक कोट सुनाती हूँ। इस कोट में मार्क कार्नी ने डावोस 2026 में क्या कहा, quote and quote, first, we knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient and that trade rules were enforced asymmetrically. मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये एंड कोट हो चुका है। ये बता रही हूँ कि आज तक उनको आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है। मैं अपने दर्शकों के लिए इसको हिंदी में दोहरा देता हूं। पूर्णिमा नाथ जी ने अभी ये बताया कि मार्क कार्नी ने कनाडा की चिंताओं को सामने रखते हुए कहा कि ये जो दुनिया में नियमों की बात की जाती है, ये नियम केवल एक मजाक है, क्योंकि जो मजबूत देश होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को ताक पर रख देते हैं और उनकी जो मर्जी होती है वो चलाते हैं, और ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी बात पूरी कीजिए पूर्णिमा नाथ जी। The key point here is
ये वेस्टर्न कंट्रीज को ये सो कॉल्ड कोट एंड कोट रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था, हमेशा पता था इट वाज अ लाई, हमेशा पता था इट वाज अ मेड अप थिंग। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज है वो बेंड करता था रूल और चीट करता था, उनको पता था। लेकिन आप देखिए समय अभी यहाँ पे आया, तब तक उन्होंने नहीं बताया ये चीज, जब तक वो खुद टारगेट में नहीं बैठा या उनका कोई टारगेट में नहीं बैठा। यही चीज मैं आपका दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ कि दिस इज अमेरिकन हिपोक्रेसी, दिस इज वेस्टर्न हिपोक्रेसी, जो हमें इसके बारे में बात करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये लोग चुप ये थे। केवल ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी क्यों कहेंगी आप? क्या चाइना जो करता है उसमें हिपोक्रेसी नहीं है मैम? क्या वो एकदम बड़ा एक्सप्लिसिट है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी चीजों को लेकर, और वो जो कहता है वही करता है?